आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर का न्यू चैप्टर है फर्टिलाइजेशन। इसमें हम थर्ड ईयर का फर्टिलाइजेशन, इससे पहले हमने पढ़ा था जो एग oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, एग एंड स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो दो लैंगिक कोशिका या युग्मक बोलते हैं, जो नर युग्मक एंड मादा युग्मक। नर युग्मक कौन से होते हैं? स्पर्म, एंड मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। तो इन दोनों के बीच में जो फ्यूज़न होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। जब इनमें फ्यूज़न होता है तो एक जाइगोट बनता है जो द्विगुणित होता है, युग्मनज। तो निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है जो भ्रूणीय विकास कर पूरे जंतु में विकसित होता है। ये युग्मनज होता है, ये केवल एक कोशिकीय होता है, लेकिन इससे क्या होता है? पूरे जंतु का निर्माण होता है। अधिकांश जंतुओं में नियमानुसार मादा युग्मक आकार में हमेशा बड़ा होता है, अगतिशील और गोल होता है, जबकि जो नर युग्मक होता है वो अपेक्षाकृत सूक्ष्म और अति गतिशील, मतलब बहुत अधिक वो गति करता है। तो इन दोनों में अंतर होता है कि युग्मक जो मादा युग्मक होते हैं वो गोलाकार और अगतिशील नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील मोटाइल होते हैं। इस प्रकार के युग्मकों को क्रमशः अंडाणु एवं शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, और ये दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। और इनके फ्यूजन से बनने वाली जो कोशिका होती हैं वो जाइगोट कहलाती हैं, जो द्विगुणित होती हैं। कोशिकीय निषेचन। अब जब कोशिका है, अंडाणु और शुक्राणु क्या है? कोशिका है। तो कोशिकीय निषेचन साइटो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किन्हीं निम्न कोटि के प्राणियों में युग्मक निषेचन क्रिया के अंतर्गत एक कोशिका एक दूसरे में समेकित होते हैं, अर्थात इनके केंद्रकों में समेकन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी पूर्ण रूप से परस्पर संयोजन होता है। जब कोशिका है, उस कोशिका में पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, उन दोनों का समेकन होता है, ये दोनों का फ्यूजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय निषेचन या साइटो फर्टिलाइजेशन। जब केंद्रकों का फ्यूज़न होगा तो उसे क्या कहेंगे? कैरियोगेमी। और जब जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, उसका समेकन होता है या उनका फ्यूज़न होगा तो उसे हम कहेंगे साइटोगेमी। तो पूर्ण रूप से इन दोनों को हम क्या कहेंगे? साइटो फर्टिलाइजेशन या कोशिकीय निषेचन। कोशिका में केंद्रक भी होता है, कोशिका में साइटोप्लाज्म भी होता है, तो दोनों का जब समेकन होगा, दोनों का मिश्रण होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोशिकीय निषेचन। इस प्रकार के निषेचन क्रिया को अंतःकोशिकीय निषेचन, साइटो फर्टिलाइजेशन अथवा सिनगेमी कहा जाता है। इस प्रक्रम में युग्मकों के समेकन को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें पाए जाने वाले जो युग्मक होते हैं, उन युग्मकों के समेकन के बेसिस पर इसे दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक आइसोगेमी और एक एनआइसोगेमी। तो आइसोगेमी, इस प्रक्रिया में यदि भागीदार युग्मक एक ही परिमाण, आकार, आचरण के होते हैं तो इस संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? आइसोगेमी। मतलब निषेचन की क्रिया में भाग लेने वाले दोनों युग्मक कौन से हैं? स्पर्म एंड ओवम। दोनों का जो आकार होता है और दोनों का आचरण अगर सेम होता है तो उसे हम आइसोगेमी कहेंगे, और दोनों का ही जो आचरण हो या आकार है वो दोनों भिन्न भिन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एनआइसोगेमी कहेंगे। तो ये पहले कोशिका निषेचन से पहले हम पढ़ेंगे कोशिका निषेचन, और इसमें भी अलग अलग टर्म्स। अगर केंद्रकों का समेकन होता है तो कैरियोगेमी, और कोशिका द्रव्य का समेकन होता है तो उसे साइटोगेमी कहते हैं। और इन दोनों को पूरी कोशिका का समेकन होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का भी हो रहा है और केंद्रक का भी हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे साइटो फर्टिलाइजेशन। और युग्मकों के समेकन को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, आइसोगेमी एंड एनआइसोगेमी। आइसोगेमी में केवल जो दोनों जो युग्मक होते हैं, अंडाणु एंड शुक्राणु, दोनों का जो आकार, आचरण सब कुछ समान होता है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोगेमी। और अगर दोनों का आकार, परिमाण या आचरण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे बोलेंगे एनआइसोगेमी। ठीक है। उच्च संघ के जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं में निषेचन क्रिया के अंतर्गत केवल केंद्रीय समेकन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अतः युग्मकों में कोशिका द्रव्य का संयोजन नहीं होता है, क्योंकि अति विशिष्ट शुक्राणु में कोशिका द्रव्य नहीं के बराबर होता है, अर्थात नगण्य होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग में पूरी कोशिका का समेकन नहीं होता है,
जो अंडाणु हैं और शुक्राणु हैं उनमें केवल न्यूक्लियस का ही क्या होता है, फ्यूज़न होता है। तो जो उच्च संघ के जंतुओं में निषेचन के अंतर्गत केवल केंद्र के ही समय का न्यूक्लियर फ्यूज़न ही होता है, क्योंकि उनमें कोशिका द्रव्य क्या होता है, नगण्य न के बराबर होता है। शुक्राणु के अंदर एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट टाइलर, इन्होंने बताया था कि निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला है। निषेचन जब होता है तो वो विभिन्न क्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसकी शुरुआत किससे होती है, शुक्राणु से। शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु अंडाणु की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, और अंड भित्ति जो होती है, अंडों के चारों ओर पाए जाने वाली जो मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को भेद कर वो अंडाणु में जाता है और अंडाणु एंड शुक्राणु का फ्यूज़न होता है। तो ये जो निषेचन की प्रोसेस है वो ये विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जिसकी शुरुआत किससे होती है, शुक्राणु से। जेम्स ग्रे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने निषेचन की एक जटिल प्रक्रिया है, इनके अनुसार निषेचन एक जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक तो होता है सक्रियण, एक्टिवेशन, और दूसरा होता है उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। सक्रियण क्या होता है, अंडाणुओं में शुक्राणु का प्रवेश कई क्रियाओं को प्रेरित करता है। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो बहुत सी क्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है। एक में जो कोर्टेक्स रीजन होता है उसमें महत्वपूर्ण क्रियाओं को उत्तेजित करता है, कोशिका द्रव्य में उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाता है और अंडे को विदलन के लिए प्रेरित करता है। तो ये निषेचन एक जटिल प्रक्रिया जिसमें दो महत्वपूर्ण पहलू, एक तो होता है सक्रियण या एक्टिवेशन और दूसरा होता है उभय मिश्रण। तो उभय मिश्रण में नर व मादा युग्मकों के अगुणित केंद्रकों के संलयन को उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसमें पुनः द्विगुणित अवस्था प्राप्त होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और जब दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का फ्यूज़न होता है तो एक द्विगुणित अवस्था प्राप्त होती है। नर एवं मादा प्राकेंद्रों के संलयन से आनुवंशिक विभिन्नताएं प्रेरित होती हैं जो बेहतर संतति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती हैं। नर एवं मादा जो सेल होती हैं, जो युग्मक होता है, इनमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक में प्रेजेंट होता है। तो जो केंद्रक का फ्यूज़न होता है तो वो आनुवंशिक विभिन्नता प्रेरित होती है। उसमें दोनों के लक्षण, नर एवं मादा दोनों के लक्षण आते हैं जो बेहतर संतति की उत्पत्ति के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है। अल्बर्ट टाइलर ने बताया था कि जो निषेचन है वो विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जिसकी शुरुआत किससे होती है, शुक्राणु से होती है। और जेम्स ग्रे ने बताया था कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसके दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, एक होता है सक्रियण, एक्टिवेशन, और दूसरा है उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस। सक्रियण मतलब जो ये शुक्राणु है जो अंडाणु में प्रवेश करता है तो अंडाणु को कई क्रियाओं के लिए प्रेरित करता है। वो कोर्टेक्स रीजन में होने वाली क्रियाएं को भी उत्प्रेरित करता है, और कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म में होने वाली जो उपापचयी क्रिया होती है उसको भी बढ़ाता है, और अंडे को विदलन के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है। एम्फियोक्सिस में दोनों जो युग्मक होते हैं उनके केंद्रक दोनों युग्मकों के केंद्रकों में फ्यूज़न होता है, दोनों संलग्न हो जाते हैं, इसे हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और इससे क्या बनती है, द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। नर व मादा प्राकेंद्रों के संलयन से आनुवंशिक विभिन्नता प्रेरित होती है। आनुवंशिक विभिन्नता इन द सेंस कि जो नर युग्मक हैं, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स दोनों में से आधे आधे गुणसूत्र आएंगे, तो उससे क्या बनेगी, आनुवंशिक विभिन्नता प्रेरित होगी। निषेचन के लिए मूल आवश्यकताएं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसकी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है। निषेचन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले निषेचन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तरल माध्यम की, ताकि शुक्राणु अंडाणुओं तक पहुंच सके। अंडाणु क्या होता है, अगतिशील होता है, लेकिन शुक्राणु क्या गतिशील होता है। तो शुक्राणु को अंडाणुओं तक पहुंचने के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि निषेचन शरीर के बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन, और इसमें जल तरल माध्यम का कार्य करता है। जब निषेचन शरीर से बाहर होता है, तरल माध्यम का कार्य कौन करेगा, जल। यदि निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और उसमें जो दैहिक द्रव, जो बॉडी फ्लूइड होता है, वो तरल माध्यम का कार्य करता है। युग्मकों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, अतः निषेचन के लिए आवश्यक है कि नर व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप
विसर्जित किए जाए ताकि उनमें फ्यूजन संभव हो सके, अन्यथा युग्मक मर जाएंगे व निषेचन नहीं हो पाएगा। जो युग्म गैमेट्स होते हैं उनका जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो हमें ये करना होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक काफ़ी समीप विसर्जित हुए और फ्यूज्ड हो सके, ताकि युग्मक मरे नहीं या तो फिर अगर लेट हो अंडाणु को अंडाणु तक पहुंचने में देरी हो जाती है तो वो या तो युग्मक मर जाएंगे या वो निषेचित नहीं हो पाएंगे। ठीक है। निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि शुक्राणु की जो संख्या होती है वो अंडाणु से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शुक्राणु ही चल युग्मक होते हैं, वही अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो सभी शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शुक्राणु की संख्या हमेशा अधिक होनी चाहिए और अंडाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, कम। अंडाणु से शुक्राणु की संख्या अधिक होनी चाहिए। अंडे का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। ये सारी इसकी आवश्यकताएं हैं। निषेचन के लिए तरल माध्यम होना चाहिए। युग्मकों का जो विसर्जन है वो एक दूसरे के समीप होना चाहिए। शुक्राणु की संख्या अंडाणुओं से अधिक होनी चाहिए और अंडे का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। अब हम निषेचन की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्थान तथा माध्यम की प्रकृति के आधार पर निषेचन दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यदि निषेचन पैतृक प्राणियों के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा में होता है, स्टारफिश, सी अर्चिन, मेंढक, एंटोड, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। शरीर के बाहर किस में है, जलीय माध्यम में। तो ये दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है समुद्री जल में बाह्य निषेचन, एक होता है स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुद्री जल में बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन मैराइन वाटर। समुद्री जल में निवास करने वाले निम्न श्रेणी के जो प्राणी होते हैं में बाह्य निषेचन पाया जाता है। यह प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर नर व मादा युग्मक समुद्री जल में विसर्जित कर देते हैं, वहीं पर उनका फ्यूजन होता है। इनमें जो जल होता है उसमें क्या करते हैं, नर और मादा युग्मक आकर उसमें अपने युग्म, जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो जल में अपने युग्मकों को विसर्जित कर देते हैं और वहीं उनका फ्यूजन होता है। निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए वयस्क प्राणी एक निश्चित समय पर ही युग्मकों का विसर्जन करते हैं। जब निषेचन हो जाएगा तो एक निश्चित समय पे क्या करते हैं, अपने युग्मकों का विसर्जन कर देते हैं। एक जाति के वयस्क मादा एक निश्चित समय पर पारिस्थितिकी परिस्थितियों जैसे कि वातावरणीय तापमान, प्रकाश की मात्रा में कमी आदि में अंडे जल में विसर्जित करते हैं। जो वयस्क मादा होती हैं एक ही जाति की, सभी स्पीसीज में अलग अलग समय होता है, तो जो एक ही जाति के वयस्क होते हैं तो एक निश्चित समय पे जब पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ कैसी हो, वातावरणीय तापमान, प्रकाश की मात्रा में कमी हो, तब एक ही जाति के जो वयस्क मादा हैं वो क्या करेंगे, अंडे जल में विसर्जित कर देंगे। मादा द्वारा विसर्जित अंडों के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी जल में विसर्जित किए जाते हैं जो स्वजातीय मादाओं को अंडे देने के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें जब ये अंडे को विसर्जित करती हैं तो अंडे के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जो उसी जाति के जो मादाएं होती हैं, स्वजाति की जातीय मादा होती हैं, उनको अंडे देने के लिए प्रेरित करती हैं। यही नहीं वह रसायन नर प्राणियों को भी शुक्राणु विसर्जन के लिए प्रेरित करती है। अंडों के साथ जो अन्य पदार्थ विसर्जित करती हैं वो स्वजातीय मादाओं को अंडे देने के लिए प्रेरित करती हैं, उसी के साथ नर प्राणियों को शुक्राणु विसर्जन के लिए प्रेरित करती हैं। इस तरह समुद्री जल में एक साथ बहुत सारे अंडे व शुक्राणु जल में मुक्त हो जाते हैं और अंडों व शुक्राणुओं के बादल बना लेते हैं। इस तरह निषेचन आसानी से हो जाता है। अतः शुक्राणुओं व अंडाणु का एक साथ विसर्जित होना निषेचन की जो संभावना है उसको बढ़ा देता है। जब एक साथ में बहुत सारे अंडाणु और बहुत सारे शुक्राणु एक साथ विसर्जित हो जाएंगे तो जो फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस है, निषेचन की जो संभावना है वो अधिक बढ़ जाती है। समुद्री जल में शुक्राणु एक दिन या कुछ घंटों तक जीवित निषेचन योग्य रह पाते हैं।
समुद्री जल में पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनका जो लाइफ स्पान होता है इजैकुलेशन के बाद, उनका लाइफ स्पान 1 दिन या कुछ घंटों तक रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर। स्वच्छ जल में निवास करने वाले जिन प्राणियों में निषेचन पाया जाता है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शुक्राणु केवल कुछ घंटों की अपेक्षा कुछ मिनट तक ही सक्रिय रहता है। हमने समुद्री जल में पढ़ा था कि समुद्री जल में पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनका जो लाइफ स्पान होता है आफ्टर इजैकुलेशन 1 दिन या कुछ घंटे होते हैं। ठीक है, 1 दिन या कुछ घंटों तक वो निषेचन के योग्य होते हैं। लेकिन स्वच्छ जल में अगर कुछ जो शुक्राणु होते हैं उनका जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ मिनटों का होता है, वो कुछ घंटों की अपेक्षा कुछ मिनटों तक ही सक्रिय रहते हैं। अतः इन प्राणियों में युग्मक विसर्जन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समस्या से निपटाने के लिए इसमें मैथुन क्रिया पाई जाती है, कोपुलेशन क्रिया पाई जाती हैं। अतः ये जो ऑर्गन मेल और फीमेल के बीच में जो मेल होते हैं वो अपने कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा फीमेल के अंदर क्या करते हैं, अपने स्पर्म को या अपने जो मेल गैमेट्स हैं उसको स्रावित करते हैं। एम्फीबियन मछलियाँ, एम्फीबियन या जलीय अकशेरुकी प्राणी होते हैं, इनमें मैथुन क्रिया होती है और निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्राणु सीधे अंडाणुओं पर छोड़ दिए जाते हैं। फिर है आंतरिक निषेचन। यदि शुक्राणु व अंडाणु का फ्यूजन शरीर के अंदर ही होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। पक्षियों, सरीसृपों तथा स्तनियों में ऐसा निषेचन पाया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ऐसा किसमें पाया जाता है, पक्षियों में, सरीसृपों में तथा स्तनियों में ऐसा निषेचन पाया जाता है। स्थलीय प्राणियों में अंडे देने से पूर्व अंडों पर अपारगम्य आवरण चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही स्थलीय प्राणी जो अंडे देते हैं उससे पूर्व उस पर क्या चढ़ा दिया जाता है, अपारगम्य आवरण चढ़ा दिया जाता है, या अंडे विकास के लिए माता के गर्भाशय में ही रोक लिया जाता है। जैसे कि अंड शिशु प्रजक होते हैं, उनके अंदर क्या ओवोविविपेरस और विविपेरस के अंदर क्या होते हैं, अंडे विकास के लिए माता के गर्भाशय में ही रोक दिए जाते हैं, या अंडे देने से पूर्व उस पर अपारगम्य आवरण चढ़ा दिया जाता है। इनमें शुक्राणु मैथुन अंगों की सहायता से मादा के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। जो कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं उनकी हेल्प से जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको मादा के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे प्राणियों में निषेचन मादा के शरीर में, अंडवाहिनियों में या अंडाशय में होते हैं। जो ऐसे प्राणी होते हैं उसमें अंडाणु व शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन होता है, उनका फ्यूज़न होता है अंडाणु और शुक्राणु का, वो शरीर में जो जनन वाहिनियाँ पाई जाती हैं या अंडाशय होते हैं उसके अंदर निषेचन होता है। सभी अंडे देने वाले प्राणियों में बाह्य निषेचन नहीं होता है। पक्षी व सरीसृप अंडे देते हैं परंतु इनमें जो निषेचन होता है वो कौन सा होता है, अंतर निषेचन या आंतरिक निषेचन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है। कुछ में होता है लेकिन सभी में बाह्य निषेचन नहीं होता है। भले वह अंडे देते हैं लेकिन उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। परंतु इनके अंडे शरीर से बाहर आने पर द्विगुणित होते हैं। फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होता है लेकिन जो अंडे होते हैं वो द्विगुणित कब होते हैं, जब अंडे शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो एक बार हम वापस देखेंगे जो निषेचन के टाइप हैं। 2 प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जलीय माध्यम की। अगर जो ओवम है और स्पर्म है उनका फ्यूजन बॉडी से बाहर हो रहा है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं और इसके लिए जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जल भी 2 प्रकार का, समुद्री जल एंड स्वच्छ जल। जो समुद्री जल होते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनका लाइफ स्पान अधिक होता है। उनका जो लाइफ स्पान होता है वो 1 दिन या कुछ घंटों का होता है। अतः एक ही साथ में जब कोई मादा परिपक्व हो जाती है तो वो अपने अंडे समुद्री जल में विसर्जित कर देते हैं। जब वो अंडे समुद्री जल में विसर्जित करते हैं तो उसके साथ कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ, अन्य कुछ पदार्थ होते हैं उसे भी विसर्जित करते हैं, जो किसे प्रेरित करते हैं, उसी जाति की अन्य मादाओं को और उसी जाति के जो नर होते हैं उनको
शुक्राणु उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसीलिए इसमें समुद्री जल में बाह्य निषेचन आसानी से हो जाता है। और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनका लाइफ स्पान कुछ घंटों की जगह कुछ मिनटों का होता है, अतः उनका जो समय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उनका जो इजैकुलेशन का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि दोनों उस समय जब परिपक्व होते हैं, जब नर और मादा परिपक्व होते हैं, तो उससे होने वाले जो उनसे निकलने वाले जो युग्मक होते हैं वो जब फ्यूज़न होते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। अतः उनमें कोपुलेटरी ऑर्गन द्वारा, मैथुन क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, कोपुलेशन के द्वारा या कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा डायरेक्ट मादा के शरीर में ही क्या करते हैं, अपने अंडाणु या अपने शुक्राणु होते हैं वो छोड़ देते हैं। शुक्राणु डायरेक्ट अंडाणु पर ही छोड़ दिए जाते हैं स्वच्छ जल में। आंतरिक निषेचन कैसे होता है, जो फ्यूज़न होता है वो बॉडी के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये किस में होता है, पक्षियों, सरीसृपों एवं स्तनियों में होता है। सभी अंडे देने वाले प्राणी सभी अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें बाह्य निषेचन नहीं होता है। पक्षी व सरीसृप अंडे देते हैं परंतु उसमें निषेचन कौन सा होता है, अंतर निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं। एंजाइमेटिक सब्सटेंस जो होता है स्पर्म लाइसिन, जो स्पर्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, मैमल्स में उसे किस नाम से जाने जाते हैं। जो स्पर्म लाइसिन होता है एंजाइमेटिक सब्सटेंट स्पर्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो मैमल्स में उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हाइल्यूरोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के एग का डेवलप्ड होना क्या कहलाता है। ये सबसे पहले हमने पढ़ा था जो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट क्लास में, कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के एग का डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। रैबिट, ह्यूमन एंड अदर जो प्लासेंटल मैमल्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जो एग और स्पर्म होता है उसका फ्यूज़न कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में इसका फ्यूज़न होता है।